बोलिए। नॉट एट। अभी आई थिंक दिख रहा होगा। वो साइड से स्क्रीन स्विच करना पड़ रहा है, कहाँ से? क्लियर है सभी को? स्टार्ट करें? बोलिए। कैन बी स्टार्ट? बाकी सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। लिस्ट से बहुत अभी आ रहा है क्लियर सर, ठीक है। चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दिसंबर के क्वेश्चंस, जो कि दिसंबर वाले एग्जाम में आए हुए थे, और उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। सो दीज दिसंबर 2023 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, बट उसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन जरूर थे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यहाँ से हम लोग जून के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जून के इसके बाद फिर 2022 जो भी क्वेश्चन है, पिछले दो तीन सालों के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। इससे बेसिकली आपको समझ में आता है क्वेश्चन का पैटर्न। आज यूनिट 8 स्टार्ट नहीं हुआ है, लास्ट क्लास में हो गया था। मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे वो यूनिट 7 के नाम से हो गए हैं अपलोड, उसको मैं चेंज कर दूंगा। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट 8 ही डिस्कस किए थे, लेकिन वो सीक्वेंस में था, इसी वजह से यूनिट 7 करके वो अपलोड हो गया। दैट आई विल रीनेम विद द यूनिट। उसमें आपका होगा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, दो होंगे। ठीक है, सो आप उसको एक बार देख लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, क्या आंसर होगा? आर्टिकल 2930, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर जो हमारे संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं जो पहले थे, उसमें से एक हट गया था। तो आपका राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आता है आर्टिकल 14 to 18, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, एंड गवर्नमेंट किसी भी रूप में किसी के भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, बर्थ प्लेस। किसी भी आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो जो है सभी इक्वल है कानून की नज़र में। ये आपका आर्टिकल 14 to 18 हो गया। इसके अलावा इसको क्रम में लिख लेते हैं, आर्टिकल 14 to 18, देन आर्टिकल 19 to 22, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, प्लीज ये बंद करिए वीडियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम मीन्स दैट कवर आर्टिकल 19 to 20, मतलब 19, 20, 21, 22, चार आर्टिकल आपके राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम लाइक स्पीच, असेंबली बनाना, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। ओके। जैसे क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं। अगर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, किसी प्रकार का किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा होता है, तो वो अलाउ है, दे हैव द फ्रीडम। सो दैट्स कम अंडर द आर्टिकल राइट 19 to 22, दैट इज राइट राइट फ्रीडम। ओके। तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी मार्च होते हैं, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, अगर वो सही तरीके से पीसफुली वो प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि जैसे कि मान लीजिए कोई मूवमेंट, कोई ही स्ट्राइक है, कुछ भी है, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से किसी प्रकार का
पब्लिक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि ट्रैफिक रोक देना, जाम कर देना, या कई प्रकार के और भी होते हैं, उसमें अगर प्रॉपर्टी का डैमेज होता है पब्लिक का, या किसी पब्लिक का लॉस हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है। अगर पीसफुली प्रोटेस्ट होगा तो दैट इज कम अंडर द राइट टू फ्रीडम। दे कैन प्रोटेस्ट और दे कैन मार्च, दैट कम अंडर आर्टिकल 19 to 22। उसके बाद आता है आपका 1923 से लेकर 24, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या होता है? बोलिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? रेसिस्ट फोर्स लेवल, बिल्कुल। जो है बचाना, प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फोर्स लेबर, इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर भी आएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको रोकना। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता काम करने के लिए अगेंस्ट हिज विल, हर विल। क्या आप जबरन किसी से काम नहीं करा सकते? ओके, किसी भी रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसका हिस्सा नहीं बना सकते उसको जबरदस्ती। ओके, अगेंस्ट हिज हर विल नो वन कैन फोर्स देम, दैट इज कमांड अंडर आर्टिकल 23 24। हम लोग बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। नेक्स्ट इसमें आता है आर्टिकल 25 to 28। ये क्या होता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यही है ना 25 to 28। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी पर्सन चूज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है अपने रिलीजन को फ्रीली। उस पर किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई इंटरवीन नहीं करेगा उसमें। दे हैव द राइट, दे हैव द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, लाइक दे कैन चूज, दे कैन प्रैक्टिस, दे कैन प्रोपगेट एनी रिलीजन। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकती किसी को कि यू हैव टू लाइक पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर रिलीजन एक्टिविटी। दे कांट फोर्स एनीबडी, एनीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन, एंड एनीवन कैन फॉलो, मतलब कोई भी पर्सन जो है हो सकता है कोई रिलीजन फॉलो ना करता हो। दे हैव द राइट, दैट इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29 and 30। सो जो आर्टिकल 29 30 है, दैट इज कम अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट पीपल हैव द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज। जैसे जो माइनॉरिटीज होती हैं, दे कैन एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द एरिया just to protect their culture, their education rights. That is command article 29 to 30। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, उनके पास अधिकार होता है, दे कैन हैव इट्स वन स्कूल जहाँ पर उनकी जो भाषा है, ओके, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो ट्रेडिशंस है, वो उसको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सो दे कैन हैव देयर वन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो दैट इज कम अंडर द 20 आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशंस को बचाने के लिए उनके पास अधिकार होता है कि वो अपनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती है वो उसको एस्टेब्लिश कर पाए, बना सकते हैं। दैट अलाउ टू द माइनॉरिटीज, so that they can protect their culture, their tradition, their language and everything। so आर्टिकल 29 30 हो गया। क्या हो गया इसमें? किस टाइप का दिख रहा है? अभी दिख रहा है सभी को? नेक्स्ट है आर्टिकल 32। इसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसका मतलब क्या होता है?
कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, हाँ इसका मतलब क्या होता है? पीपल आर अलाउड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट आर वायलेट। किसी भी पर्सन के अगर उनके जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम अभी डिस्कस किए थे, अगर वो वायलेट होते हैं, अगर वो अपने फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। इवन जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी पर्सन को इलीगली, ओके, तो पर्सन जो है पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि उसके रिलीज के लिए, ठीक है। तो दैट इज आल्सो कम अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, that allow to person they can approach supreme court if they are not able to, if any fundamental right is violated or they are not enjoying their fundamental right, they can approach supreme court. That is come under article 32. क्लियर है सभी को? बोलिए। इसमें जो आपका आर्टिकल 31 है, ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में है? ये राइट प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। कब हटाया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 के अंदर। फिर उसको एज ए लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A एंड पार्ट ऑफ पार्ट 12। सो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट भी है, जो कि मैंने अभी चर्चा किया। जैसे कि आर्टिकल, ये आर्टिकल 14 to 18 पहला हो गया, उसके बाद 19 to 22 ये सेकेंड हो गए, इसके बाद 23 से लेके 24 ये थर्ड हो गया, 25 से लेके 28 ये आपका फोर्थ हो गया, 29 से लेके 30 फिफ्थ हो गया, और 31 ये सिक्स हो गया। सो दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव। क्लियर है सभी को? अगर इसमें से क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो आई होप आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट। जो माइनॉरिटीज होती है उनको अधिकार मिलता है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना पाए, ताकि अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी ट्रेडिशंस को दे कैन टॉट टू देयर जनरेशन, या उनकी जो भी कम्युनिटी होती है उसको। सो दैट इज कमांड अंडर आर्टिकल 29 to 30। सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द लिबर्टी एज गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ABCD। कुछ लोगों का बी आंसर, देखो बी शो नहीं होगा, यही होंगे चार। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है? ये जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जो गारंटी किया गया है लिबर्टी को टू द ऑल सिटीजन, देश के सभी नागरिकों को लिबर्टी की, हाँ, स्वतंत्रता गारंटी दी गई है। इसका मतलब होता है, पहला इसमें लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, विचारों की स्वतंत्रता। इसका मतलब हुआ कि जो लोगों के जो अपने ओपिनियन हो सकते हैं, उनका जो बिलीफ हो सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें किसी प्रकार का
गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, सेंशन नहीं कर सकती, उसको लेकर के कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती। इसलिए हम देखते होंगे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी जो है सत्ता में है, फिर भी लोग उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उससे डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। दैट गिव द लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता। दूसरा है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि लोग फ्रीली दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, देयर ओपिनियन थ्रू दी स्पीच, चाहे लिख करके, जैसे कि आर्टिकल्स लिखते हैं लोग, अगेंस्ट में भी लिखते हैं गवर्नमेंट के, या किसी भी रूप में, किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके से अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने जो ओपिनियंस को, थॉट्स को एक्सप्रेस करना, दैट इज अ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन कोई भी आर्टिकल लिख सकता है, दैट कैन आल्सो क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द न्यूज चैनल्स, और किसी भी सोशल मीडिया पर भी। दैट इज कम अंडर द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ। इसका मतलब क्या होता है? बिलीफ एंड जो है फेथ पर की स्वतंत्रता। इसमें अधिकार मिलता है लोगों को, दे हैव द राइट टू चूज और टू प्रैक्टिस और टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नन ऑफ एट ऑल। मतलब या तो कोई भी कोई रिलीजन अगर फॉलो करता है तो उसको प्रोपेगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको चूज कर सकता है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिलीजन नहीं मानते हैं, तो उनको भी अधिकार होता है। दे आल्सो हैव द लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड द फेथ। या तो बिलीफ लोग करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, दे आल्सो हैव द राइट। ओके। नेक्स्ट लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि कोई भी जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, एंड एवरीबडी हैव द फ्रीडम टू परफॉर्म एनी रिलीजियस रिचुअल और सेरेमनी। ओके, उनके अकॉर्डिंग, जो भी उनका जो फेथ है उसके अकॉर्डिंग, या कलेक्टिवली ग्रुप में लोग जो है वर्शिप कर सकते हैं, ये अपने जो रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनीज होती हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का जो है कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का उसमें पनिशमेंट मिल सकता है। दिस लिबर्टी ऑफ वर्शिप प्रोवाइड द काइंड ऑफ गारंटी of freedom of to perform the religious worship. So these all four come under the liberty that is given to all the citizen of India. विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, और आजीविका की। देखिए आजीविका की जो लिबर्टी ऑफ लाइवलीहुड है, ये इसमें नहीं आएगा। ये किसके अंदर आएगा? ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं इकोनॉमिक राइट हो सकता है ना। ठीक है, ये डायरेक्टली इसके अंदर नहीं, बट अलग से है। तो बाकी की आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी कम अंडर द लिबर्टी। ओके, तो ये वाला नहीं होगा, सो आप यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? बोलिए। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, लास्ट क्लास, लास्ट आई थिंक क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया आप लोगों का। सभी को क्लियर है? क्लास में कितने लोग हैं? कमरीन, अभियांश, जागृति, जिया, कनिका। जो लोग भी, जैसे अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं चैट बॉक्स के अंदर, फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो प्लीज पूछ लीजिए करिए ना, क्योंकि अभी डाउट क्लियर होते जाएंगे, बाद में बहुत सारा डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट में एक साथ हो जाता है बहुत सारा, तो डिफिकल्ट होता है एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। ट्विंकल, सुशांता, सुप्रीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। आर्टिकल 23, 24, 29, 30, 19, 22, 14, 18, इसमें से कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जो बचा है उसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 4। हाँ, पहले आप लोग आंसर दीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 14, 18, 19, 22, 29, 30 और 23, 24। बिल्कुल। देखो अभी हम लोग डिस्कस किए थे आर्टिकल 14, 1418 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। तो क्या होगा इसमें? समानता का अधिकार,
कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट वाला, द फर्स्ट वन विल पेयर विद द फोर्थ। इसका बी पेयर होगा आपका राइट, राइट ऑफ फ्रीडम, तो 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो आर्टिकल 23-24 थे, जब मैंने बात किया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को जो है रोका गया है, या उसके अंदर जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अभी जो डिस्कस किए थे कि माइनॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं जो है शैक्षिक संस्थानों, जस्ट टू प्रमोट देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, लैंग्वेज। सो दैट विल बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड। 4, 3, 1, 2, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? यूनिट 8 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे ज्यादातर। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर के आएगा, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। या कुछ और एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यूनिट 8 से, वो हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बाकी की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रमोट प्रमोशन हैज बीन ascribed टू दी सोशल वर्क प्रोफेशन? आपको बताना है किस पीढ़ी का श्रेय जो है सामाजिक कार्य पेशे को दिया जाता है। मतलब जो सोशल वर्क प्रोफेशन है वो किस कैटेगरी में आएगा ह्यूमन राइट्स की? बहुत सारी कैटेगरी है, जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आने के चांसेस 99% होते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट कब से होगा? एक मिनट प्लान करो। चलिए, क्या आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड? देखो, सबसे पहले हम लोग पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप बताना। ये कौन सी ईयर से स्टार्ट नहीं होता है, ये जनरेशन है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं होता है। which generation of human rights promotions has been ascribed to the social person? देखो, सबसे पहले ये जो जनरेशन हैं जो किसके द्वारा दी गई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज कैरल बेशक, इनके द्वारा ये माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स स्कॉलर थे हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एक कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया ऑन ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशंस। ओके, एक इस प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे 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 ह्यूमन राइट्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अलग अलग जनरेशन में डाल दिए हैं। तो जैसे कि पहला जो जनरेशन है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसमें आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। दूसरा है सेकंड जनरेशन, ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक, सोशल प्लस कल्चरल राइट। इज इट क्लियर? तीसरा है थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट, दैट इज कॉल्ड सोलिडारिटी राइट। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? जैसे पहला वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इसके अंदर क्या क्या अधिकार आएंगे? एनीबडी? जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, फ्रीडम, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सभी आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है ना।
वोट, स्पीच, रिलीजन, डिग्निटी, हाँ बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो। तो जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों को व्यक्त करना, ये सभी हमारे ये एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आते हैं। ठीक है, और इनको डॉक्यूमेंटेड किया गया है आर्टिकल 3 to 21। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन था जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। ओके, उसके अंदर आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 में फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, और आपका एक और कन्वेंशन था इसमें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR, इन 1966। ठीक है, ये दैट इज कम इनटू फोर्स 1976। तो ये जो कन्वेंशन था, एक तो आपका UN डिक्लेरेशन में मेंशन किया गया है, और साथ साथ आपका ये इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन दी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको याद कर लेना। ये जो आर्टिकल, ये जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 2 से 3 से लेकर 21 तक है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं है, इसी को ध्यान रखना। ये आपके UN डिक्लेरेशन के जो आर्टिकल है, नंबर है, उनमें मेंशन किया गया है सिविल पॉलिटिकल राइट को। एंड आल्सो मेंशन इन दी ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन दी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इन 1966। उसके बाद में एनफोर्स किया गया 1976 के अंदर। दूसरा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। जैसे इकोनॉमिक मतलब जैसे कि आपका काम का आ जाएगा, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सभी के सभी अधिकार आएंगे इसके अंदर। आप लोग लिखते जाइए ना, जिसको अगर पता है तो प्लीज मेंशन। दीज आर द इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट, जैसे कि काम करने का जो काम का अधिकार होता है, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। इनको हम और कौन से राइट बोलते हैं? पॉजिटिव राइट। So these are mentioned in the article, from article 22 से लेके या 21 तक, 22 से लेके 27 तक इन दी UN डिक्लेरेशन। ठीक है, और साथ एंड आल्सो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ICESCR, इन 1966। ये वैसे लिखा होगा नोट्स में, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। सो जी, सेकंड जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स हैं, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट, जैसे कि हेल्थ केयर के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार, काम का अधिकार, ये सभी अधिकार जो आपके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट के अंदर आते हैं। एंड दैट इज दे आर मेंशन इन द UN डॉक्यूमेंट, फ्रॉम आर्टिकल 22 से लेकर 27 तक, एंड आल्सो इन द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तीसरा है जो आपका, इसको बोलते हैं सॉलिडारिटी राइट। इसका मतलब क्या होता है? सोलिडारिटी राइट का मतलब होता है कि ये कोई इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, दे आर फॉर द, दे कंसर्न अबाउट द सोशल ग्रुप और द सोसाइटी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड सॉलिडारिटी राइट। क्लियर है सभी को? जैसे राइट टू पीस, तो पीस को सभी को चाहिए ना, तो वो आपका सॉलिडारिटी राइट के अंदर आएगा। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो इन इन सभी अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है आपका जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था ऑफ एनवायरनमेंट 1972, और अर्थ समिट 1999, 1972 है ये।
सो इन दीज व्हाट वी कैन से कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन, इसके बारे में चर्चा की गई है। आपका जो थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स है, सॉलिडारिटी राइट, तीनों क्लियर है किसके द्वारा दिया गया है, कौन कौन सी जनरेशन है, किस जनरेशन में क्या आता है, कौन सा आर्टिकल नंबर है, और किस कन्वेंशन में इसको, इसके बारे में चर्चा की गई, इन विच ईयर, दे टू शुड नो एटलीस्ट। इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता रहना चाहिए तीनों के बारे में। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। जो ह्यूमन राइट्स जो है कैरल वेसक के द्वारा दिया गया था, ये ह्यूमन राइट्स स्कॉलर थे, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इन्होंने बताया कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं किस प्रकार से एवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में। तो उन्होंने बताया कि पहले जनरेशन ह्यूमन राइट्स की वो है जहाँ पर हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सभी के सभी आपके फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में आएंगे। ठीक है, जो कि यूएन के डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टिकल 3 से लेकर 21 में मेंशन है, और आल्सो इन दी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन दी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1976 में। दूसरा है सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट, जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट होते हैं। जैसे कि अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, हेल्थ केयर का अधिकार है, राइट टू वर्क है, ये सभी आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट के अंदर आएंगे। दिस इज आल्सो लिस्टेड इन दी आर्टिकल 22 to 27 इन यूनियन डिक्लेरेशन, एंड आल्सो मेंशन इन दी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट। तीसरा है सॉलिडारिटी राइट, जिसको थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, जो किसी इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, ये पूरी सोसाइटी के लिए होते हैं, कलेक्टिव राइट्स होता है। इसको हम लोग सॉलिडारिटी राइट बोलते हैं या कलेक्टिव राइट बोलते हैं। कलेक्टिव राइट भी आल्सो आ जाएगा इसके अंदर। इसके बारे में चर्चा की गई। बाकी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जैसे कि अर्थ समिट है या स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एंड दे हैव डिस्कस अबाउट द थर्ड ह्यूमन राइट्स। क्लियर है तीनों? अब आपका राइट आंसर क्या होगा, अब बताइए। बोलिए। कहाँ सो गए सब लोग? सॉरी। थर्ड जनरेशन क्यों होगा? अभी अभी तो समझाया हुआ है। देखो, वो जो थर्ड जनरेशन है, देखो उसको वो ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो इकोनॉमिक और सोशल पर होता है ना। सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स की बात करते हैं, जहाँ पर जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, शिक्षा इंश्योर करना, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना, तो सोशल और प्रोफेशन के अंदर हम लोग यही डील करते हैं मोस्टली, है ना। तो आपका किस में आएगा? सेकंड जनरेशन में आ जाएगा। बाकी के सभी अधिकारों की चर्चा होती है दैट, बट जो सोशल वर्क का जो मेन फोकस होता है, ये जो प्रैक्टिस होती है, विच इज बेस्ड ऑन दीज लाइक सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को हम कंसिडर करते हैं ज्यादा। सभी को क्लियर है? बोलिए, जना आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द non-linear social work profession with asylum seekers and refugees consist of 5 elements. Arrange in the order. नॉन लीनियर सोशल प्रोसेस, इसका मतलब होता है कि इसका कोई क्रिम नहीं होता है। किसी भी पॉइंट पे जो एंटर कर सकता है, किसी भी पॉइंट पे जो है बैक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, विद बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स दैट वी नीडेड इन दिस, दैट इन दिस फॉर दिस asylum seeker and the refugee। तो जो नॉन लीनियर सोशल प्रोसेस है, उसके अंदर पर बात कर रहे हैं ये लोग। अरेंज करना है सही क्रम में। क्या आंसर होगा? देखो, पहले वेलकम आएगा क्योंकि सभी ऑप्शन में ए है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पहले वेलकम आ जाएगा। वेलकम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जो भी सीकर है, हेल्प सीकर है, असाइलम सीकर है, रिफ्यूजी है, उनको सेफ और वेलकमिंग इन्वायरमेंट स्पेस क्रिएट करके देना, जहाँ पर वो आराम से कंफर्टेबल फील कर पाए और फील सपोर्टेड एंड हेल्प। दैट इज वेलकमिंग पहला। जैसे हम वेलकम करते हैं किसी को, उसी प्रकार से स्वागत करना।
asylum seekers को, refugee को, so they will feel more comfortable and adopted or supported. So the first one will be welcome. Second क्या आएगा? सेकंड आपका क्या है? डी, अकम्पनीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि जो भी प्रोसेस होता है, असाइलम सीकर्स हैं, रिफ्यूजी हैं, तो जो असाइलम सीकर प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको इमोशनल सपोर्ट देना, प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो अकम्पनीमेंट के अंदर आएगा। संगत साथ देना, सपोर्ट करना, दैट इज, ठीक है। सो ए आएगा पहले, फिर आएगा डी, देन इसके बाद बी फ्रेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन बिल्डअप करना। बी फ्रेंडिंग मतलब एक रिश्ता बिल्डअप कर लेना, जो भी असाइलम सीकर्स हैं, रिफ्यूजी हैं, ओके, उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए befriending। दैट मीन्स वी नाउ स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, बिल्डिंग द इमोशनल रिलेशनशिप, उनके साथ कनेक्ट करना, सपोर्ट करना, उनको फ्रेंडशिप बिल्डअप करना, दैट इज अ befriending। और या फिर मेडिटेशन क्या आएगा इसमें? मेडिटेशन भी हो सकता है। मध्यस्थता, एक मिनट, वेलकम, डी आएगा इसके बाद, योगा,